हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इस सेमेस्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप आसानी से समझ पाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बीएससी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूं। जो भी मेरे पास नोट्स या पीडीएफ अवेलेबल होता है मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूं। तो सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करना है बायो बुक टैग। जैसे ही आप बायो बुक टैग सर्च करेंगे हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है बायो बुक टैग के नाम से वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ज्वाइन का। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए टाइप्स ऑफ स्कल इन रेप्टाइल्स। अभी आपका क्वेश्चन होगा सर अभी तो आप कह रहे थे आप क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स का और आप स्कल टाइप क्यों समझा रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण यह है कि रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन है टोटली डिपेंड करता है उनके स्कल टाइप पर। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर जितने भी स्कल पाए जाते हैं उसी के बेस पर क्लास रेप्टिलिया को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उन 4 सब क्लासेस के अंदर 4 टाइप के स्कल्स पाए जाते हैं। हालांकि आप 12th में पढ़ेंगे 5 टाइप का यानी यूरोप्सिडा भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बीएससी में आप अपने नोट्स के अंदर देखेंगे या बुक्स के अंदर तो आपको 4 टाइप का स्कल सिस्टम पढ़ाया जाता है। इसी के बेस पर क्लास रेप्टिलिया को, रेप्टिलिया क्या है, एक क्लास है और इसको 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब क्लास 1 एनाप्सिडा, सब क्लास 2 पैराप्सिडा, सब क्लास 3 सिनेप्सिडा, सब क्लास 4 डायप्सिडा। इतनी बात याद रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एनाप्सिडा के अंदर इस टाइप का स्कल पाया जाता है। अब यहाँ पर डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जिसको बोलते हैं मोटा मोटा समझा दिया जाता है, अभी थोड़ा इसको डीप भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा सर रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में अगर एग्जाम पेपर में पूछ ले जाए तो क्या ये हमें बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको डायरेक्टली क्लासिफिकेशन बताया जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप उस क्लासिफिकेशन को रटें, इसलिए मैंने मेहनत किया, पहले डायग्राम बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं आखिर किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको क्लासिफिकेशन दे सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश की मैं आपको समझा सकूं कि आखिर किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैंने ये डायग्राम्स बनाए। हालांकि मैं भी आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। देखिए 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है, उसके कैरेक्टर, उनके ऑर्डर, उनके सब ऑर्डर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन के अंदर उनकी कितने टाइप्स के स्कल हैं उसके बेस पर इसे 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया है, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे दोस्तों अगर आप किसी पाइथन को देखोगे, ठीक है, पाइथन, अजगर की बात कर रहा हूं मैं, वो इतना बड़ा मुंह खोल लेता है, बहुत बड़ा मुंह खोल लेता है। ऐसे ही आप मगरमच्छ को देखोगे, मतलब जितने भी रेप्टाइल्स होंगे आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा मुंह खोल लेते हैं ऐसे, और जानवर को समूचा निगल जाते हैं, पूरे निगल जाते हैं। निगलते इसलिए हैं कि कुछ तो एनिमल्स, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो काट कर खा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो निगलना पसंद करते हैं। मोस्टली रेप्टाइल्स आप देखेंगे किसी भी एनिमल्स को, चूहा हो या फिर हम बात करें जो बड़े बड़े अजगर होते हैं, वो गाय भैंस को भी ऐसे ही समूचा निगल जाते हैं। आखिर मतलब इतने भारी भारी एनिमल्स को वो निगल जाते हैं तो पचाते कैसे हैं? उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इस टाइप के, मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक होता है इनका एंजाइम, तेजाब से भी ज़्यादा, मतलब जिससे वो गल जाता है उनका मांस। ठीक है, ये चीज़ें तो हम अलग से कहीं किसी अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसे बता चाह रहा था कि इनके जो स्कल सिस्टम होता है उसमें एक फोसा पाया जाता है, टेम्पोरल फोसा। ठीक है, वो उस टेम्पोरल फोसा को हम टेम्पोरल फिनिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और उसी फिनिस्ट्री के बेस पर या उसी टेम्पोरल फोसा के पोजीशन के बेस पर या उनके टाइप्स या उनकी संख्या के बेस पर या उनके अब्सेंट या प्रेजेंटेशन के बेस पर ये 4 टाइप का स्कल है। ठीक है, आइए मैं सबसे पहले समझा देता हूं। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा सर ये टेम्पोरल फोसा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या काम करता है रेप्टाइल्स में? दोस्तों एक्चुअली क्या बात है, देखिए
अब हमें पता है अच्छी तरह से रेप्टाइल्स में एक बड़ा सा मुंह, जैसे आप एलिगेटर को देख लीजिए या क्रोकोडाइल्स को देख लीजिए, मगरमच्छ वगैरह, उनका मुंह उनके शरीर से ज़्यादा उनका मुंह बहुत बड़ा होता है। मतलब आप उनके मुंह को देखोगे तो उनका लगभग आधा शरीर को घेर लेता है। अब आप यहाँ पर सोचिए कि उसका मुंह और गर्दन, तो उसकी मतलब बहुत ही छोटी गर्दन होती है इनकी, क्या वो गर्दन उनके मुंह को हैंडल कर सकती है? क्या उसको सपोर्ट कर सकती है? क्या इतना बड़ा मुंह कैसे वो खोल लेते होंगे? आपके माइंड में आप इतना बड़ा मुंह क्यों नहीं खोल पाते? आपके माइंड में क्वेश्चन तो आता होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रेप्टाइल्स के जो जबड़े होते हैं वो उसके स्कल से एडिड रहते हैं, जॉइंट रहते हैं आपस में, और इस जॉइंट होने की वजह से उनका जो वजन होता है जबड़ों का वो ज़्यादा होता है, हाई वेट होता है। अब सोचिए, इस हाई वेट को उठाने के लिए, ऐसे खोलने के लिए इनमें जो मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन दोस्तों उन मसल्स को काम करने के लिए जगह चाहिए। स्ट्रॉन्ग मसल्स जरूर हैं लेकिन उन्हें काम करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, और वही स्पेस जो कहलाता है टेम्पोरल फोसा। अगर वो स्पेस अगर किसी में प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पैराप्सिडन की बात करते हैं, तो पैराप्सिडन स्कल में आप देखेंगे इसमें टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है। वो स्पेस जो हम जिस स्पेस की बात कर रहे थे वो उसी स्पेस को कहा जाता है टेम्पोरल फोसा। आप देखेंगे एनाप्सिडन के अंदर एब्सेंट होता है वो टेम्पोरल फोसा, लेकिन इसमें वो स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि ये अपने जबड़ों को अच्छी तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो स्पेस प्रेजेंट है, यानी ये अपने जबड़ों को और भी बेहतर तरीके से खोल सकते हैं, और भी ज़्यादा खोल सकते हैं। इसी के अंदर आते हैं स्नेक वगैरह सब, इसी के अंदर डायप्सिडन के अंदर। डाया का मतलब क्या होता है? दो। डाया का मतलब ही दो होता है, जिसे यानी दो टेम्पोरल फोसा। तो हमने एक चीज़ देख लिया है कि टेम्पोरल फोसा इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बस एक स्पेस है। इसको हम टेम्पोरल फिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एक लार्ज होल के नाम से भी, कई लोग इसको कैविटी भी बोलते हैं, स्पेस कैविटी भी बोल देते हैं, या टेम्पोरल कैविटी या टेम्पोरल स्पेस के नाम से भी बोल देते हैं, क्योंकि टेम्पोरल वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया हो, और कुछ कंफ्यूजन है वो भी अभी आपके दूर हो जाएगी जब हम इससे खुद से रिलेट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले एनाप्सिडन स्कल के बारे में। स्कल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं स्कल क्या है, स्कल एक खोपड़ी है। स्कल, जैसे फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की खोपड़ी को देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ आपको छत दिखाई देती है, और इन छत पर कौन कौन सी बोन्स है? देखिए दोस्तों, फ्रंटल जो कि आगे की तरफ होती है, हमारा जो फोरहेड माथा जो होता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, फेशियल बोन्स को मिला दिया जाए, जाइगोमेटिक, मलार, मैंडिबल बोन्स, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल बोन्स। ये सारी मतलब हड्डियां जो होती हैं पूरा हमारा एक स्कल सिस्टम बनाती हैं। लगभग 28 हड्डी हमारे स्कल में प्रेजेंट रहती है। ठीक इसी प्रकार से इनका भी अपना एक स्कल सिस्टम होता है, यानी खोपड़ी होती है रेप्टाइल्स की भी, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एनाप्सिडन खोपड़ी के बारे में, यानी स्कल के बारे में। तो इनके ये जो आप देख रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सबसे पहले तो ये माउथ जो है वो इधर साइड में है, इन सब का माउथ मैंने इधर की तरफ घुमा रखा है ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं। देखिए ये है नेजल कैविटी, यानी जहां पर नाक है। ठीक है, ये है प्री ऑर्बिटल। सबसे पहले तो प्री ऑर्बिटल को समझने से पहले ये समझ लीजिए ये है ऑर्बिटल, आई ऑर्बिट। ये क्या करता है, यहाँ पर आंखें जॉइंट रहती हैं हमारी, यानी रेप्टाइल्स की जो आंखें हैं इसी ऑर्बिट में रहती हैं। तो अगर प्री ऑर्बिट है, यानी कि ऑर्बिट से पहले वाला रीजन प्री, तो ये हड्डी कौन सी है? प्री ऑर्बिटल। ये है पोस्ट ऑर्बिटल, यानी इस ऑर्बिटल से पीछे वाली हड्डी पोस्ट ऑर्बिटल कहलाएगी। ऊपर की तरफ होता है पैराइटल बोन्स, ठीक है, और ये है स्क्वामोजल बोन्स। तो ये जो बोन्स है इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी जूलॉजी से कर रहे हैं, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। और ये नीचे वाला जुगल कहलाता है। अब यहाँ पर बेसिकली एमएससी में होता है, ये होता है कि आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है कि आखिर एनाप्सिडन, पैराप्सिडन, सिनेप्सिडन एंड डायप्सिडन में आपको इसके स्कल में डिफरेंस बताना है। तो एक तो सबसे बेसिक कॉमन डिफरेंस ये है कि इसमें टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होता है एनाप्सिडन में, प्रिमिटिव टाइप का स्कल होता है। और इन्हीं से मैमल्स का, जो हम मैमल्स की बात कर रहे हैं जिनमें हम भी आते हैं, इनका इवोल्व हुआ। ये भी मैमल्स भी इन्हीं से इवोल्व हुए। इनका इवोल्यूशन जो होता है मैमल्स का वो इन्हीं से हुआ, एनाप्सिडन से ही। एनाप्सिडन का मतलब क्या होता है? एना मतलब समझ लीजिए एब्सेंट, यानी जिसमें टेम्पोरल फोसा एब्सेंट है। पैराप्सिडा में आप देखेंगे तो इसमें टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट तो है लेकिन ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे सुप्रा टेम्पोरल फोसा। यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट तो है लेकिन नीचे की तरफ, यानी पोजीशन के बेस पर भी डिफरेंट हो गए। नीचे की तरफ है, इसको बोलेंगे क्या? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। आप यहां पर देखेंगे डायप्सिडा के अंदर, डायप्सिडा का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि दो टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है और दोनों तरफ सुप्रा टेम्पोरल फोसा एंड इंफ्रा टेम्पोरल फोसा दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो एनाप्सिडा के बारे में अभी हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे और भी अच्छे से। यहां पर मैं इनके बोन्स के बारे में आपको बता रहा हूं।
आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ गए, किसका माउथ ज़्यादा ओपन होगा, जिसमें 2 टेम्पोरल फोसा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे डायोप्सिडन का माउथ ज़्यादा ओपन होता है, इसी के अंदर स्नेक भी आते हैं, ओफिडिया के अंदर। स्नेक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, स्नेक के एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे हम। स्नेक की बाइटिंग मैकेनिज्म एग्जाम पेपर में भी पूछा जाता है। तो एनाप्सिडन के अंदर हमने क्या देखा, ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे ये तो एक कॉमन सा डिफरेंस मैंने टेम्पोरल फोसा के बेस पर बताया। अब ये जो टेम्पोरल फोसा है ये किन किन बोन से सराउंडिंग है, इसके बेस पर भी आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो डिफरेंस आप किसी भी चीज़ के बेस पर बता सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैराप्सिडा के अंदर देखेंगे ये पोस्ट ऑर्बिटल है, पैराइटल है, हर जगह आपको वही बोन्स दिखाई देंगे। टेम्पोरल, यहाँ पर स्क्वामोजल, टेम्पोरल, ठीक है, ये स्क्वामोजल हो जाएगा, ये सुप्रा टेम्पोरल हो जाएगा, यहाँ पर ये नोज़ हो जाएगा, ये माउथ है, ये सब के सब टीथ है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और ये ऑर्बिटल है जहाँ पर आंखें फिक्स रहती हैं, इनकी आइज़। सब में सिनेप्सिडा के अंदर बस जो कॉमन डिफरेंस वही है कि यहाँ पर नीचे की तरफ है टेम्पोरल फोसा, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर दोनों की तरफ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एनाप्सिडन के बारे में, हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। दोस्तों, क्लास रेप्टिलिया को 4 सब क्लासेस में क्यों डिवाइड किया गया है, ये हम अच्छी तरह से हमें पता चल गया है, क्योंकि इसमें 4 टाइप के स्कल पाए जाते हैं और इसीलिए क्लास रेप्टिलिया को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लास 1 एनाप्सिडा, सब क्लास 2 पैराप्सिडा, सब क्लास 3 सिनेप्सिडा, सब क्लास 4 डायप्सिडा। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमें अच्छी तरह से पता है कि रेप्टाइल्स के अंदर कई सारी जातियां जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज की संख्या ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कुछ जातियां ऐसी हैं जो आज के समय में पाई जाती हैं और कुछ जातियां जो कि विलुप्त हो चुकी है रेप्टाइल्स की। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आज के समय में जातियां प्रेजेंट हैं उसके रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन दिया जाता है। यानी जितनी भी जातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उसमें से, यानी अगर आप उनको भी इंक्लूड करेंगे तब ये क्लासिफिकेशन निकल कर आएगा। अगर आप, कई बार ऐसा होता है टीचर्स क्या करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का क्लासिफिकेशन उसी बेस पर देते हैं जो आज के समय में रेप्टाइल्स बचे हुए हैं, उनका क्लासिफिकेशन दिया जाता है, यानी एक्सटिंक्ट को स्किप कर दिया जाता है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं आप किसी और का क्लासिफिकेशन देख करके इस क्लासिफिकेशन पर आप ऑब्जेक्शन या कमेंट करें, सर आपने क्लासिफिकेशन गलत दिया हुआ है। ये सब नहीं है, मतलब 2 ही सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो आप इस चीज़ को समझ जाएं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनाप्सिडा के कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद इसे 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पैराप्सिडा के कैरेक्टर, इसके कोई भी ऑर्डर नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सिनेप्सिडा के कैरेक्टर और इसके भी कोई ऑर्डर्स नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सब क्लास 4 डायप्सिडा, दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। सबसे पहले इन 3 सब क्लासेस को अच्छे से हम पढ़ते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या है। नंबर फर्स्ट है एनाप्सिडा, और एनाप्सिडा के अंदर हम अच्छी तरह से पता है इसमें किसी भी प्रकार का टेम्पोरल फिनिस्ट्री या टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। ये सबसे मेन कैरेक्टर है। स्कल हैज़ सॉलिड बोनी रूफ, इनका जो स्कल होता है यानी खोपड़ी होती है उसमें सॉलिड बोनी रूफ यानी स्कल की जो छत होती है, यानी जो हड्डियां ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती हैं स्कल के, वो एकदम बोनी होती है, यानी कि हड्डियों की बनी होती हैं, और सॉलिड होती हैं यानी मजबूत होती हैं। यानी इनका जो स्कल होता है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, इसमें किसी भी तरह का फिनिस्ट्री प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये कि इनसे ही एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इन्हीं से मैमल्स इवॉल्व हुए थे। नो टेम्पोरल वैक्यूटीज, वैक्यूटीज का मतलब ही होता है टेम्पोरल फोसा, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रिमिटिव फॉसिल्स, दोस्तों एनाप्सिडा के अंदर प्रिमिटिव फॉसिल्स आते हैं और इसके अंदर जो आज के समय में टर्टल्स हैं वो भी आते हैं। तो इसमें कुछ जातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो भी प्रेजेंट है, और कुछ जो आज के समय में पाई जाती हैं जैसे कि कछुए जो कि सर्वाइव कर गए इसलिए आज के समय में प्रेजेंट है, और कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए, मर गए, वो विलुप्त हो गई उनकी जातियां, और टर्टल सर्वाइव कर गए। और क्यों सर्वाइव कर गए हमें अच्छी तरह से पता है, उनकी बॉडी के ऊपर एक शेल प्रेजेंट रहती है, बहुत ही मजबूत शेल प्रेजेंट रहती है। वो अपनी पूरी मुंडी, गर्दन, पैर, पूंछ सब उसी के अंदर घुसा लेते हैं अगर कोई प्रीडेटर्स उन्हें हमला करने आता है, अटैक करने आता है, समझ रहे हो। तो एनाप्सिडा को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट ऑर्डर है कोटिलोसोरिया, नंबर सेकंड है किलोनिया। किलोनिया के अंदर जो आज के समय में, अगर आप किलोनिया ऑर्डर को पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि आप किसी कछुए की
कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, किसी टर्टल के कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी कॉटिलोसोरिया के बारे में। तो इसमें जितने भी एनिमल रेप्टाइल्स हैं वो सब के सब विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरा पेल्विक ग्रिडल यानी जो श्रोणी मेखला होती है, श्रोणी मेखला जिसे हिंदी में कहा जाता है, पेल्विक ग्रिडल इनकी फ्लैट थी और प्लेट लाइक थी। फ्लैट यानी चपटी होती हैं और प्लेट लाइक। इनका जो फुट होता है यानी पैर जो होते हैं वो एकदम वीक, एकदम कमज़ोर पैर होते हैं रेप्टाइल्स के, और लेटरल साइड में, लेटरल यानी साइड में प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं होता बीच में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में। इनके जो जबड़े और टीथ यानी एक तो जबड़े यानी जॉज, टीथ यानी दांत पुअरली डेवलप, ज़्यादा डेवलप नहीं थे। तो ये है कॉटिलोसोरिया के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अंदर आता है लेपिडोसोरस। डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेपिडोसोरस का डायग्राम, या फिर इसमें आता है सिमोरिया, या फिर इसमें आता है डायडेक्टिस। ये 3 एग्जाम्पल हैं कॉटिलोसोरिया के। अब हम बात करते हैं नंबर 2 ऑर्डर है किलोनिया। ये आज के समय में पाई जाती हैं, कछुए की बात हो रही है। कछुए की सारी जाति इसी के अंदर। बॉडी इज डोर्सी वेंट्रल। कछुए को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बॉडी ऊपर से, एक तो डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डोर्सल साइड भी है, वेंट्रल साइड भी है। कछुए का जो ऊपर वाला भाग है जो डोर्सली, वो कवर्ड होता है एक शेल से, इसे हम शील्ड भी बोलते हैं। शील्ड यानी किसी चीज़ को एक ढाल, जिससे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक शील्ड, मजबूत सा शील्ड होता है, और वो मजबूत शील्ड, कई सारी जो बोन्स है ना वो आपस में फ्यूज़ होकर के कछुए में एक शील्ड बना गई। अब इसके कारण ये सर्वाइव कर गए। लाइक उसे कहा जाता है कार्पेसी। ठीक है, कछुए का जो ऊपर शील्ड होता है उसे बोला जाता है कार्पोसी, मजबूत होता है वो। और वेंट्रली जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है उसको कहा जाता है प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, नेक, लिम्स एंड टेल्स, इनके जो गर्दन होती है, और जैसे नेक मतलब गर्दन, लिम्स यानी उनके जो हाथ पैर हैं लिम्स, और टेल यानी पूंछ, ये तीनों की तीनों जानते हो कैसी होती हैं, रिट्रैक्टाइल। रिट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है, जो अंदर घुस जाएं। ठीक है, रिट्रैक्टाइल का मतलब होता है, री मतलब किसी चीज़ को दोबारा से, री जैसे रिकवर करना किसी चीज़ को, इसका मतलब दोबारा से किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो रिट्रैक्टाइल का मतलब, जैसे ये कछुए जो है अपनी गर्दन को, अगर आप जैसे कहीं पर देख रहे हो, किसी पॉन्ड वगैरह में अपने कछुए को देखा, आप उस पर हल्का सा एक कंकड़ मार कर देखना, वो अपनी गर्दन को अंदर कर लेगा और भाग जाएगा वहाँ से। जैसे ही खतरा देखता है, गर्दन को और अपने पैरों को, अपनी पूंछ को, सब उसी के अंदर घुसा लेता है। ठीक है, उसके बाद उसी को कहा जाता है रिट्रैक्टाइल। इनके जो लिम्स होते हैं वीक होते हैं, यानी इनके हाथ पैर बड़े ही कमज़ोर होते हैं, एंड पेंटाडक्टाइल होते हैं। पेंटाडक्टाइल का मतलब 5 डिजिट पाए जाते हैं, जैसे हमारी उंगलियां हैं, पेंटाडक्टाइल हैं, 5 उंगलियां हैं। ठीक है, एंड इन सम मैराइन, कुछ मैराइन होते हैं। यानी मैराइन में क्या होगा, जैसे समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं उनके पेडल्स में। जैसे आपने साइकिल में देखा होगा पेंडल होता है, अगर एक पेंडल ऊपर की तरफ है, एक पेंडल नीचे की तरफ जाएगा, तो इस तरह से हमारी साइकिल चलती है। इसी किसी प्रकार से तैरने के लिए कुछ इस तरह से इनमें पेडल्स में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी मॉडिफाइड हो जाते हैं। इन एडल्ट टीथ आर एब्सेंट। अगर आप देखें कछुए में एडल्ट में तो टीथ एब्सेंट होता है, और जबड़े जॉज आर कवर्ड विथ शार्प हॉर्नी प्लेट्स। इनके जो जबड़े होते हैं वो शार्प हॉर्नी प्लेट से कवर होते हैं। मेल पोसेस कॉपुलेटरी ऑर्गन। इनके मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। ठीक है, पेनिस लाइक स्ट्रक्चर। ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं, यानी सिंपली अंडे देते हैं। कछुए अंडे देते हैं समुद्र के किनारे, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर, समुद्र के किनारे रेत के अंदर ये अंडे दे देते हैं, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो पानी जब समुद्र के ऊपर की तरफ जाता है तो वहीं से कछुए निकल करके दोबारा से समुद्र में जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है किलोन, टेस्ट्रोन, ट्रायोनिक्स, यानी ऐसा जो भारतीय कछुआ होता है बिल्कुल सॉफ्ट सेल वाला होता है। तो मतलब ये सभी कछुए इसी के अंदर आते हैं। तो ये हमने क्या देखा, सब क्लास एनाप्सिडा के बारे में, जिसे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं सब क्लास पैराप्सिडा के बारे में। तो इनका जो स्कल होता है, स्कल हैज़ 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा। एक जोड़ी टेम्पोरल फोसा होता है, यानी एक इस तरफ तो एक इस तरफ। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे आँख होती है, आँखें एक तरफ इधर होती है, एक तरफ इधर होती है, तो इस तरह से टेम्पोरल फोसा भी एक जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है, टेम्पोरल यानी टेम्पोरल रीजन में एक फोसा यानी एक होल पाया जा रहा है। ठीक है, तो स्कल हैज़ 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा सराउंडेड बाय। अब ये जो टेम्पोरल फोसा है ये सराउंडेड होता है किन किन बोन से, एक तो पोस्ट फ्रंटल, एक सुप्रा टेम्पोरल, एक पैराइटल बोन से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सटिंक्ट स्पीसीज आती हैं, और वो कब से कब तक की एक्सटिंक्ट स्पीसीज आती है, मीसोजोइक एरा से क्रस्टेशियस एरा के बीच जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं वो सब की सब पैराप्सिडा के अंदर आती हैं।
इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जैसे इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस जो है वो पैराप्सिडा के अंदर आता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। या फिर प्लेजियोसोरस, या फिर प्रोटोसोरस, या ऑप्थेलमोसोरस। ठीक है, ये 4 आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। आपको एक्चुअली होता है क्या है, कई बार एग्जाम पेपर में आपसे एग्जाम्पल भी बोलता है कि आप प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल भी दो, तो कम से कम यार एक आधा एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, आधा तो नहीं, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। जैसे आप इसमें इक्थियोसोरस याद कर लीजिए, इसमें लेपिडोसोरस याद कर लीजिए, इसमें कछुआ आपको याद ही रहेगा, ठीक है, किलोन। तो इस तरह से। उसके बाद नंबर 3rd सब क्लास है सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा की बात करें, इसके कैरेक्टर क्या है, 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसी इसमें भी पाया जाता है। और इसमें बस ये है कि पोजीशन की चेंजिंग हो जाती है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें पोजीशन जो है यहाँ पर हमने देखा कहीं पर डोर्सली प्रेजेंट है तो कहीं पर वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसी प्रेजेंट रहता है इसमें भी, और इसमें भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज आती है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कार्बोनिफेरस एरा से पर्मियन एरा तक के सभी जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वो सिनेप्सिडा के अंदर रखी गई हैं। इसका एग्जांपल है वेरेनोसोरस और डिमेट्रीडोन, ठीक है, या फिर इसे डायमेट्रीडोन बोलेंगे। तो ये 3 सब क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है डायप्सिडा के बारे में जानना, क्योंकि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, डायप्सिडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना। और यहाँ से कई बार एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस भी पुट आउट किए जाते हैं, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लासीफाई करते हैं सब क्लास डायप्सिडा को। दोस्तों, सब क्लास डायप्सिडा, डाय मतलब 2, यानी इनके स्कल के अंदर 2 टेम्पोरल फिनिस्ट्री या 2 टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट थे। एक ऊपर की तरफ था जिसे हमने कहा था सुप्रा टेम्पोरल फोसा, एक नीचे की तरफ था जिसे हमने कहा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो ये डायप्सिडा का मेन कैरेक्टर है। सब क्लास डायप्सिडा को 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपको इन पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इस पर कि डायप्सिडा को 2 सुपर ऑर्डर में सबसे पहले डिवाइड किया गया। नंबर 1 सुपर ऑर्डर है लेपिडोसोरिया, नंबर 2 है आर्कोसोरिया। लेपिडोसोरिया के बारे में सबसे पहले इसके कैरेक्टर को देखते हैं। लेपिडो का मतलब क्या होता है, लेपिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्केल्स, और स्क्वारोज एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लिजर्ड, यानी ऐसी छिपकलियां जिनके बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं, उसको रखा गया है लेपिडोसोरिया के अंदर। तो पहला कैरेक्टर इनमें ये है कि इनमें इनकी स्कल के अंदर, मैंने कहा कि बेसिकली हम स्कल के रेस्पेक्ट में ये हम क्लासीफाई कर रहे हैं। सो नंबर 1 ये पैराइटल फॉर्मोन एंड इंटर पैराइटल बोन प्रेजेंट रहती है। ये दोनों की दोनों बोन्स इस लेपिडोसोरिया के अंदर प्रेजेंट है, जबकि आर्कोसोरिया के अंदर ये दोनों बोन्स अब्सेंट होती हैं। लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर स्केल्स रहते हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज के समय में पाए जाने वाली जो छिपकलियां हैं या फिर जितने भी स्नेक हैं या फिर गो आपने देखा होगा, आपके खेतों वगैरह में रहते हैं, तो ये सब आज के समय में लिविंग स्पीसीज पाई जा रही हैं, वो सब इसी के अंदर रखी गई हैं। तो ये जो सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया है, इसके 3 ऑर्डर में इसको डिवाइड किया गया है। कितने? 3 ऑर्डर में। ये क्या है? सुपर ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर। तो पहला ऑर्डर है इयोस्चिया, नंबर 2 ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया, नंबर 3 ऑर्डर है स्क्वामाटा। स्क्वामाटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीसीज जो आज के समय में आपने ज़रूर देखा होगा, स्नेक को देखा होगा, नाजा, किंग कोबरा या फिर वाइपेरा, रसल वाइपर, पाइथन, ये सब स्क्वामाटा के अंदर है। ठीक है, हम बात करते हैं इयोस्चिया के बारे में। ये ऑर्डर है इयोस्चिया। पर्मियन एरा, अब कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को नहीं पढ़ा होगा, वो सोच रहे होंगे ये क्रस्टेशियस एरा या पर्मियन एरा ये क्या बोल रहे हैं, ट्राइएसिक क्या होता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने आई थिंक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे भी आपके काम आएगी। तो उसमें पर्मियन एरा में पाए जाने वाले एक्सटिंक्ट फॉसिल वो सब जो है इयोस्चिया के अंदर रखे गए हैं। ऑर्डर इयोस्चिया के अंदर पर्मियन एरा के जो लास्ट में जो एक्सटिंक्ट फॉसिल हैं वो सब के सब इसके अंदर आते हैं, और ये स्क्वामाटा के एंसेस्टर माने जाते हैं, पूर्वज। ये जो स्क्वामाटा है इनके एंसेस्टर माने जाते हैं। और इसके अंदर आता है थैलेटोसोरस और प्रोटीरोसोरस सोकस। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 है थैलेटोसोरस और प्रोटीरोसकस। ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, और ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नंबर 2 ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया। तो ट्राइएसिक पीरियड में जितने भी रेप्टाइल्स थे, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मध्यकालीन में।
लिविंग स्पीसीज इसकी एक ही प्रेजेंट है जो कि आज के समय में भी दिखाई देगी, जिसका नाम है स्फिनोडोन। स्फिनोडोन इसका एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, अगर एग्जाम पेपर में आपसे एग्जाम्पल भी बोलता है तो कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा हर ऑर्डर से। तो रिंकोसिफेलिया से स्फिनोडोन आप याद करेंगे, ये आज के समय में भी पाई जाती है। मोस्टली स्पीसीज इसके अंदर की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, आज के समय में नहीं पाई जाती। लेकिन स्फिनोडोन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आज के समय में भी प्रेजेंट है। मेल लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, इन जो मेल होता है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स अब्सेंट होता है। एंड इनकी जो आंखें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, आइज लार्ज होती है। एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट। रिंकोसिफेलिया ऑर्डर के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें एब्डोमिनल रिब्स को भी नोट डाउन किया गया। और ब्रेन इनका डेवलप था, इनका जो ब्रेन वो काफ़ी डेवलप था। टीथ इसमें एक्रोडोन टाइप के थे। ठीक है, तो ये है रिंकोसिफेलिया ऑर्डर का एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, स्फिनोडोन। अब हम देखते हैं नंबर 3 स्क्वामाटा। स्क्वामाटा इसका मतलब इसमें स्केल से रिलेट करता है। ठीक है, द स्कल ऑफ दीज एनिमल बियर सुपीरियर टेम्पोरल फोसा। इनका जो स्कल होता है, दीज एनिमल बियर्स यानी धारण करते हैं सुपीरियर टेम्पोरल फोसा। इसमें जो है सुपीरियर टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक तो इन्फीरियर होता है, एक सुपीरियर ऊपर की तरफ। तो स्क्वामाटा में आपको जो टेम्पोरल फोसा होगा वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। टीथ इसमें एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट दोनों तरह के होते हैं। और क्लोइकल अपर्चर जो होता है वो उसमें ट्रांसवर्स स्लिट शो करता है। इनमें जो जैकोप्शन ऑर्गन्स होता है यानी सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें सूंघने की बहुत ज़्यादा पावर होती है, दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। ठीक है, या फिर अपने जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं उनका भी पता लगा लेते हैं। तो सूंघने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है क्योंकि जैकोप्शन ऑर्गन्स इनमें डेवलप होते हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको लगभग सांप हर जगह, पूरे वर्ल्ड में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देंगे। यानी छिपकली है, अब छिपकली लगभग पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब इसके जो एनिमल्स हैं लगभग आपको सभी जगह दिखाई देंगे। ठीक, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से, जैसे लिजर्ड्स, स्नेक इसी के अंदर आते हैं। और इसको दो यहाँ पर ये था ऑर्डर, अब ये क्या है, सब ऑर्डर। ठीक है, एक बार फिर से मैं थोड़ा यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। सब ये था, ये जो डायप्सिडा है ये सब क्लास है। ठीक है, अब इस सब क्लास को 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। 2 सुपर ऑर्डर, पहला ऑर्डर है लेपिडोसोरिया, दूसरा है आर्कोसोरिया। अब यहाँ पर लेपिडोसोरिया के 3 ऑर्डर हैं और इनमें से जो तीसरा ऑर्डर स्क्वामाटा है इसके 2 सब ऑर्डर हैं। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप। ध्यान रखना बस, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्रम वाइज होता है। किसी चीज़ को आप क्रम वाइज रखते हैं तभी वो समझ में भी आती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऊपर सब ऑर्डर तो वहाँ नीचे ऑर्डर, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, सब ऑर्डर की बात करें हैं, इसमें आता है लेसर टीलिया एंड ओफिडिया। ओफिडिया के अंदर जितने भी सारे स्नेक हैं इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ओफिडिया को बीएससी के अंदर अलग से पढ़ाया जाता है। इनके जनरल कैरेक्टर्स और स्नेक के बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म, स्नेक से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो को आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी। तो ओफिडिया को हम अलग से स्टडी करेंगे। इसका एग्जाम्पल है, इसमें आता है कोबरा, वाइपेरा, पाइथन, ये सब इसके अंदर आते हैं। और लेसर टीलिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हेमीडक्टाइलस, ड्रैको। हेमीडक्टाइलस क्या होता है, साइंटिफिक नेम है। जो आपके घरों में पाई जाने वाली जो छिपकलियां होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, वो सब हेमीडक्टाइलस के अंदर आती हैं। और ये जो ड्रैको है ये उड़ने वाली छिपकली भी कहलाती है। और वेरेनस यानी गोह आपके खेतों वगैरह में दिखाई देगा। तो ये सब इसी के अंदर आता है, लेसर टीलिया के अंदर। ठीक है, ओफिडिया के अंदर मैंने आपको कहा इसमें स्नेक वगैरह आते हैं। तो ओफिडिया को हम अलग से स्टडी करेंगे, जनरल कैरेक्टर से लेकर उस सब कुछ स्नेक के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया है वो आपका इतना खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आर्कोसोरिया के बारे में। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं इस वीडियो को। आर्कोसोरिया की बात करें तो इसमें ये जो हड्डियाँ थी, पैराइटल फोरामेन और इंटर पैराइटल बोन्स, ये सब इसमें अब्सेंट रहती हैं। और इसमें टीथ जो होता है वो थीकोडोन टाइप का होता है। हालांकि इसमें हमने देखा था कि इसमें एक्रोडोन टाइप के थे, लेकिन यहाँ पर थीकोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट थे। इसको 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑर्डर है क्रोकोडाइला, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स इसी के अंदर आते हैं। दूसरा है थीकोडोंसिया, इसमें आता है एटोसोरिया और फाइटोसोरिया। ठीक है, नंबर 3 ऑर्डर है टेरोसोरिया। टेरोसोरिया के अंदर आता है
टेरेनोडोन, उसके बाद आता है टेरेनोडक्टाइलस। ठीक है, ये पी जो होता है साइलेंट होता है। उसके बाद नंबर 4 ऑर्डर है सुरुचिया। इसमें जितने भी बड़े बड़े डायनासोर प्रेजेंट थे, बड़े बड़े एकदम, वो सब इसी के अंदर रखे जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्लेटोसोरिया। ठीक है, प्लेटियोसोरस। नंबर ये लास्ट है नंबर 5 ऑर्डर, जो कि है ऑर्निथिसिया। यहाँ पर ये जो था ये था सोरिसिया और ये है ऑर्निथिसिया। च लग जाएगा, थिसिया, ऑर्निथिसिया, इस तरह से इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे। इसमें जैसे वो आपने देखा इसमें बड़े वाले डायनासोर थे, तो इसमें उड़ने वाले जो डायनासोर, आपने सुना होगा उड़ने वाले भी डायनासोर थे, तो वो सब इसके अंदर थे। इसका एग्जाम्पल है कैम्प्टोसोरस उड़ने वाला डायनासोर है। ठीक है, तो ये 5 ऑर्डर हमने देखा। आप चाहें तो आपकी बुक्स वगैरह में अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसके भी हमें जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, तो आपकी बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कमेंट करना, इसको मैं अलग से थोड़ा और क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो बीएससी में जितना हमें एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है लॉन्ग क्वेश्चन में, मैं सिर्फ उतना ही लिखवा रहा हूँ। अगर आपको इससे और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए कि हाँ इन सभी ऑर्डर के भी, क्योंकि अभी यहाँ पर आप सोच रहे हैं ऑफिडिया का बहुत बड़ा अभी जनरल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर जो लेसरटिलिया है इसको हमने सिर्फ एग्जाम्पल के साथ खत्म कर दिया, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा एक जनरल कैरेक्टर्स है, एग्जाम्पल है, तब जाकर एग्जाम्पल देना होता है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देकर खत्म कर दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो दे रहा हूँ उसमें सिर्फ इतना ही लिखना है। लेकिन अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपको पूरा क्लासिफिकेशन देना होता है, तो इसका जनरल कैरेक्टर्स भी लिखना होगा आपको पूरा। क्रोकोडाइला का क्या जनरल कैरेक्टर्स है, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और वहाँ तो रिलेशनशिप भी आपस में पूछा जाता है कि कौन किसके एंसेस्टर थे, किसका किससे लिंक रिलेशन है। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है हमारा क्लासिफिकेशन रेप्टिलिया का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बचे हुए क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जनरल कैरेक्टर्स तो लगभग सभी के डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन बचता है, वो भी हम ख़त्म करेंगे। तब हम स्टार्ट करेंगे स्नेक के बारे में या फिर डेंटिशन इन मैमल्स, उस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।